अक्सर जब हम ड्रीम्स देखते हैं और उनमें अगर हम किसी की डेथ देख लें अपने लव्ड वन या किसी क्लोज वन की, तो हम उसे वार्निंग देते हैं कि आप अपना ख्याल रखना, बिकॉज समवेयर वी बिलीव इन आवर ड्रीम्स एंड सम आर मिथ्स। लाइक अगर किसी काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया है और हम उस चीज़ को काफ़ी गलत मानते हैं, सो दूसरे रास्ते से जाना बेहतर समझते हैं। या तो हम इन जैसे हैपनिंग्स को गॉड का इशारा मान लेते हैं या फिर इन मिथ्स पे बिलीव करने लगते हैं। और इन सारे सिचुएशन में सवाल निकल के ये आता है कि व्हाई टेक्स द रिस्क। या कभी ऐसा हो सकता है या ऐसा पॉसिबल है कि सुपरस्टिशन, डेल्यूशन और रियलिटी के बीच की जो लाइन है वो हम कभी भूल सकते हैं? या हमारे अराउंड कुछ भी हो रहा है, एक छोटी से छोटी चीज़ हमें लगता है वो या तो गॉड कर रहे हैं या फिर कोई डीमन कर रहा है। हमें हमारे ड्रीम्स ही कोई हिडन मैसेज लगने लगता है और उन्हें हम तब तक फॉलो करते हैं जब तक हमारी फैमिली में किसी को हार्म ना हो। और ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स आज से कुछ वक्त पहले फेस कर रही थी वो फैमिली। उनका डीमन से पोसेस होने का बिलीव इतना स्ट्रांग था कि इसी के चलते उनकी एक बेटी की डेथ हो गई थी। और ये डेथ इतनी सिंपल नहीं थी। अचानक एक दिन मिस्टर वू काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे और अपने नेबर का डोर नॉक करता है और उनसे कहते हैं कि एम्बुलेंस बुला दें प्लीज़। द नेबर घबरा कर दरवाज़ा खोलता है ताकि पूछ सके कि आखिर हुआ क्या है। इतने में मिस्टर वू गायब हो चुके थे और नेबर के लिए ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी, बिकॉज इतना ओवर एज आदमी इतनी आसानी से गायब कैसे हो सकता है। द नेबर डिसाइड करता है कि उनके घर में जाकर चेक करे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। बट वो जैसे उनके घर का दरवाज़ा खोलता है तो वो हर जगह पूरा घर में मक्खियाँ भिनभिना रही थी। और जब वो अंदर गया तो काफ़ी ज़्यादा डर गया। एग्जैक्टली उसने कुछ ऐसा देखा कि जिससे उसके होश उड़ गए, जिससे वो अपने होश में ही नहीं रहा। देन उसने एक अजीब तरह की स्मेल महसूस की और घर की दीवारों को देखा तो वहाँ उसे एक डेड बॉडी मिलती है। जब पुलिस को बुलाया जाता है तो उनका फर्स्ट रिएक्शन यही था कि नॉर्मल नेबरहुड में रहने वाली एक नॉर्मल दिखने वाली फैमिली जिस घर की बड़ी बेटी टाइपा में जॉब करती है, और टाइपा एक जगह है, वो लड़की यहाँ जॉब करती थी। और जो इस घर की दूसरी बेटी है वो नर्स है, एंड जो सबसे छोटी बेटी है थर्ड वन इज वो स्टडी करती है कॉलेज में। और जो इस घर का बेटा है वो भी किसी प्रिंट हाउस में काम करता है। तो ऐसा क्या हुआ इन चार दीवारों के बीच में जिसकी वजह से वो फैमिली की इमेज उनके नेबरहुड में और पुलिस की नज़र में काफ़ी बदल चुकी थी? ऐसा क्या हुआ था जिसने सबको डरा कर रख दिया था? बट नो वन नोस कि अभी वो फैमिली के कैसे कैसे सीक्रेट्स बाहर आने वाले हैं। एंड दी ऑनियंस, ये केस पढ़ते वक्त मुझे द बुरारी केस की याद आ गई। पर ये दोनों सिमिलर नहीं है, बट वो भी कुछ इसी तरह का था कि उसने सबके होश उड़ा दिए थे ऑल ओवर द एशिया। नाउ जब पुलिस बात करती है नेबर्स से वो फैमिली के बारे में, तो नेबर्स का कहना था कि वो फैमिली बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। इनफैक्ट उनके घर से ऐसी ऐसी आवाज़ें आती थी जो हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, बिकॉज समटाइम्स उन्हें ऐसा लगता था कि वो फैमिली पूरी पूरी रात आपस में चैंट कर रही है। इनफैक्ट कभी कभी वो एक दूसरे पे कोल्ड वाटर डाला करते थे, नो मैटर कि फैमिली मेम्बर कितना ही शिवर कर रहा है। बट पुलिस ने एक चीज़ नोटिस की जब वो नेबर्स से बात करते थे वो फैमिली के बारे में, बिकॉज विंडोज पर काफ़ी डिफरेंट टाइप के डायग्राम्स बने हुए थे, एंड वहाँ पुलिस को एक रेड कलर का सिंबल दिखता है जिसे शायद बागवा कहते हैं। और सिंबल में कुछ ब्रोकन एंड अनब्रोकन लाइंस होती हैं जो येन और यांग को प्रेजेंट करती हैं। अब ये येन और यांग क्या होता है तो मैं इसको इग्नोर कर दूँ, बट हाँ, जिसके भी घर पे ये सिंबल हो उसका मतलब ये है कि वो फैमिली किसी पावर से प्रोटेक्शन सीख कर रही है। और ये डायग्राम आर्ट और ब्लैक क्लोथ्स तो उनकी विंडोज पर नॉर्मल किसी फ्लैग की तरह लटके हुए थे। और उस घर में ऐसी एक कोई भी जगह नहीं थी जहाँ ऐसी प्रैक्टिस में यूज़ होने वाले सिंबल्स ना हो या ऐसी कोई चीज़ें ना हो। देन उनके घर का फ्लोर फुली कवर्ड था विद सॉल्ट और राइस, और पूरे घर में मक्खियाँ घूम रही थीं। ये सब तुम्हें अजीब लग रहा होगा, बट जब पुलिस आगे गई तो डाइनिंग टेबल आता है। डाइनिंग टेबल बिल्कुल सेट था, पर बर्तनों में ह्यूमन फीसेस एंड यूरिन सर्व था। बट उन मक्खियों के घर में घूमने का सोर्स एक्चुअली डाइनिंग टेबल नहीं था, बट उन घर की दीवारें जो फुल्ली कवर्ड थी विद ह्यूमन फेसेस, और दीवारों के कहीं कॉर्नर से पूप दीवारों से गिर रहा था। और उस घर की विंडोज येलो पेपर से कवर्ड कर रखी थी ताकि बाहर की हवा और लाइट अंदर एंटर ना कर सके। और इन सब के बीच उस घर के पहले कमरे में उस घर की एल्डर डॉटर की डेड बॉडी पड़ी हुई मिली।
पुलिस को। जब बॉडी हॉस्पिटल पहुंची तो पता चला कि ये लड़की 2 दिन पहले ही मर चुकी है। आई मीन 2 दिन से उसकी बॉडी उस घर में सड़ रही है और उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा ब्रूज, मतलब उसकी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा ब्रूज थे, जैसे उसे काफ़ी मारा पीटा गया हो। और उसके साथ उसकी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा बर्न मार्क्स थे जो काफ़ी सेम थे, बिल्कुल एक ही साइज़ के थे, जिसके डॉक्टर्स ने कंफर्म किया कि ये मार्क्स आइडेंटिकल हैं। और उस लड़की के थ्रॉट से लेकर फूड पाइप तक ह्यूमन फीसेस और यूरिन का मिक्सचर था। और उस लड़की के पेट में खाना नहीं था, सिर्फ ह्यूमन फीसेस ही था। जिसके बाद डॉक्टर कंफर्म करते हैं कि इसकी डेथ किसी एक्सटर्नल इंजरी की वजह से नहीं हुई, बल्कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से हुई है। अब ये सवाल था कि किसी ने ऐसा क्यों किया होगा, एंड वो फैमिली एक्चुअली कहाँ है, वो अपनी बेटी की बॉडी के आसपास क्यों नहीं है। इस सिनेरियो में उनकी बेटी की डेथ हुई है, उन्हें यहाँ होना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो फैमिली ने ही अपनी बेटी का मर्डर किया है। नाउ बैक सम फ्यू डेज अगो, जहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ था, एक्चुअली वो फैमिली की जो छोटी बेटी थी उसको अचानक से एक दिन आउट ऑफ द ब्लू एक ड्रीम आता है, जिसके बारे में वो अपनी मामा को बताती है कि मामा मेरे ड्रीम में थर्ड प्रिंस आए थे। एंड चाइनीज फोकलॉर के मुताबिक ये कहा जाता है कि थर्ड प्रिंस जब पैदा हुए थे तो वो किसी नॉर्मल बच्चे की तरह पैदा नहीं हुए थे, उन्हें पैदा होने में एक्चुअली 3 साल और 6 महीने लगे थे। जिसकी वजह से थर्ड प्रिंस की माँ इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी कि वो अपने पेट को पंच करने लगती थी, क्योंकि उनके अंदर जो बच्चा था वो बाहर नहीं आ रहा था। और 3 साल 6 महीने के बाद वो बाहर निकले, वो भी एक फ्लैश बॉल की तरह, जिस पे उनके फादर समझ चुके थे कि ये एक डीमन है। लेकिन जब उनके फादर उन्हें मारने लगे तो उस फ्लैश बॉल में से एक यंग थर्ड प्रिंस उस फ्लैश बॉल में से बाहर आते हैं। अपनी फैमिली से इस तरह के रिलेशंस होने के बावजूद उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि एट एनी कॉस्ट वो उन्हें प्रोटेक्ट करे, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना था उन्हें। एंड इसी वजह से थर्ड प्रिंस को बच्चों की और फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए वर्शिप किया जाता है। बेसिकली ही इज प्रोटेक्शन गॉड। ना मूव ऑन टू वो फैमिली। जब छोटी बेटी को थर्ड प्रिंस के ड्रीम आने लगे थे तो वो फैमिली को लगने लगा कि घर में किसी को या किसी फैमिली मेम्बर को प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है। देन कंटिन्यूसली इन ड्रीम्स के बारे में सुनने के बाद उनकी फैमिली को लगने लगा कि उनकी छोटी बेटी की जो सोल है वो कहीं ट्रैप हो चुकी है या फिर कहीं फंस चुकी है या खो गई है कहीं। और चाइनीज फोकलॉर के मुताबिक बॉडी की सोल किसी भी वे में, मतलब बहुत सारी वेज में बॉडी को छोड़ सकती है। एक्चुअली वो फैमिली इतनी रिलीजियस थी कि उन्हें लगता था कि सोल अपनी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा वेज में छोड़ सकती है। ना वो फैमिली अपनी छोटी बेटी को एक टेंपल में, एक मंदिर में लेके जाते हैं ताकि उनकी बेटी की सोल कहीं हमेशा के लिए ना खो जाए। और वो फैमिली जिन जिन कल्चर्स पे बिलीव करती थी, एग्जैक्टली वो टेंपल, वो मंदिर एक्यूरेट वैसा ही था और घर के पास भी था। आई नो स्टोरी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट ट्रस्ट में वीडियो के एंड में हर चीज़ सेंस बनाने लगेगी। नाउ वो मंदिर में जाते हैं, सोल कॉलिंग के रिचुअल्स करने लगते हैं। और जो उस टेंपल के लीडर्स थे उन्होंने वो फैमिली से कहा कि आप अपनी बड़ी बेटी को जल्द से जल्द घर बुला लें, क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, कोई मुसीबत आने वाली है। एज वी नो उनकी बड़ी बेटी आउट ऑफ सिटी काम करती है और उसका इन चीज़ों से कुछ लेना देना ही नहीं था। इनफैक्ट वो इन सब के बारे में जानती भी नहीं है और उसे ये भी नहीं पता कि एक्चुअली घर में चल क्या रहा है, भला वो कैसे खतरे में हो सकती है। मेरा तो यही मानना है। बट वो फैमिली जो थर्ड प्रिंस को इतना मानती थी वो ये वार्निंग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकती थी। घर आते ही मदर वू ने अपनी बेटी को कॉल की और उनसे कहा कि जल्दी वापस आ जाओ, फ़ौरन से वापस आ जाओ। तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि देखो, अगर तुम कुछ और देर टाइपाई में रही तो तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, बहुत बुरा हो सकता है। अब जाहिर सी बात है, माँ के ऐसे बोलने पे कोई भी बच्चा पैनिक हो जाएगा, कोई भी हो सकता है। सो समहाउ जो उनकी बेटी थी जो टाइपाई में काम कर रही थी, वो ऑफिस से लीव लेकर पैकिंग वगैरह कर ही रही थी, तो इतने में डोर नॉक होता है और वो घबराकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने देखती है मदर वो खड़ी थी। और एक्चुअली मदर वो थर्ड प्रिंस की वार्निंग को इतना सीरियस लेगी कि वो पेशेंस ही नहीं रख पाई और वो खुद आ गई अपनी बेटी को लेने। और जब उनकी बेटी घर पे आ गई, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पूरी वो फैमिली एक साथ थी। जब पूरी वो फैमिली एक साथ घर में आई, पहले के कुछ दिन तो सब ठीक था, सब नॉर्मल था। आफ्टर सम टाइम बड़ी बहन को ये पता लग गया था कि वो बहुत बड़े खतरे में है, उसके साथ काफ़ी बुरा होने वाला है। एक रात वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, उसे ऐसा लगता था कि कोई उसे असॉल्ट कर रहा है और ऐसा रोज़ होने लगा। वो सो नहीं पाती थी। आफ्टर सम टाइम स्लीप डिप्राइव्ड होने की वजह से वो खुद को स्लैप और पंचेस मारने लगती थी। और बड़ी बेटी
को छोटी बेटी की तरह ही मंदिर ले जाया गया। लेकिन इस बार वो फैमिली के पास एक थ्योरी थी, एक बिलीफ था कि कुछ टाइम पहले उन्होंने अपने घर पे पड़ी थर्ड प्रिंस की स्टैचू की जगह बदल दी है, जिसकी वजह से कोई डिमोनिक या फिर कोई गंदी आइडेंटिटी उनके घर में एंटर कर चुकी है। देन उन्होंने थर्ड प्रिंस की स्टैचू को वापस वहीं रखा जहाँ से उसकी जगह बदली गई थी। देन सब नॉर्मल हो गया था। इनफैक्ट उनकी बड़ी बेटी टाई पाए जाने के लिए तैयार भी थी, मतलब तैयारी कर रही थी। पर ऐसा उन्हें लगा कि सब नॉर्मल है। बट उनकी बेटी के जाने से कुछ दिन पहले एक कॉल आती है। कोई नहीं जानता उसने किससे बात की और क्या बात की, बट बात करने के बाद उसने फोन रखा और अपनी फैमिली की तरफ मुड़कर कहा, आई एम गॉड ऑफ मर्सी। सो गॉड ऑफ मर्सी होना कोई बुरी बात नहीं है, जबकि मर्सी ऑफ गॉड एक बहुत काइंड आइडेंटिटी है बेसिकली। सो ये देखकर वो फैमिली को लगने लगा कि उनकी बड़ी बेटी इंसान और गॉड के बीच का एक स्पिरिचुअल मीडियम है। स्पिरिचुअल मीडियम भी लाइक जो लोग होते हैं वो पर्टिकुलर टाइम पर उस आइडेंटिटी से पोसेस हो जाते हैं, और हर स्पिरिचुअल मीडियम या फिर गॉड का एक अलग तरीका होता है अपना मैसेज डिलीवर करने का टू हिज वर्शिपर्स। बट इन कल्चर ऑफ चाइना स्पिरिचुअल मीडियम्स अपनी टंग पर एक कट लगाते हैं, और जो उस कट से ब्लड निकलता है वो उससे टैलिस्मानी पेपर पर लिखते हैं वो सब जो उस आइडेंटिटी का मैसेज होता है, उस गॉड का मैसेज होता है जिससे वो पोसेस्ड है। इनफैक्ट दे कांट इवन एनी काइंड ऑफ पेन बिकॉज वो ह्यूमन फॉर्म से काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुके होते हैं। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब ऐसी चीजें ही सिस्टर वू ने खुद के साथ करना शुरू कर दी थी। ऑन दिस पॉइंट खुद को स्लैप करना और पंच करना तो काफी नॉर्मल हो चुका था उनके लिए, और वो अपने सर को दीवार पे पटक पटक के मारती थी। इवन वो अपने नेल्स अपने आप को इस तरह से स्क्रैच कर दी थी कि उसकी स्किन पील ऑफ होने लगी थी। नाउ एट दिस पॉइंट पूरी फैमिली कंफर्म थी कि भाई ये बिहेवियर तो किसी गॉडेस ऑफ मर्सी का हो ही नहीं सकता। उन्हें लगा कि उनकी बेटी के अंदर जो भी है वो कोई गॉड नहीं, एक डीमन है। देन उन्होंने अब तक का सबसे वर्स्ट डिसीजन लिया, वो ये कि उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को एक ऐसी जगह भेज दिया जहां ऐसी हालत में उनको कभी नहीं भेजना चाहिए था। फाइव फिंगर माउंटेन्स। फाइव फिंगर माउंटेन्स ये एक्चुअली जितना पॉजिटिव माना जाता है ये उतना ही नेगेटिव भी माना जाता है। फिजिकली ही नहीं बल्कि स्पिरिचुअली भी ये बिल्कुल सेफ नहीं है। काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं कि जिन्होंने भी अब तक थर्ड माउंटेन विजिट किया है उन्हें ऐसा फील होता है कि वो वहाँ ट्रैप्ड हैं, मीन्स पोसेस हैं बेसिकली, एंड वहाँ पे वो स्पिरिट्स रहती हैं जिनकी डेथ अनवांटेड थी या कोई अपना काम नहीं पूरा कर पाई होंगी, और वो मौका ढूंढती कि बस उन्हें एक चांस मिले वो अपना अधूरा काम पूरा करें या रिवेंज लें जो उनका रह गया होगा। और ऐसी ही काफ़ी स्टोरीज बाकी माउंटेन्स के अराउंड भी रिवॉल्व करती रहती हैं, और ऐसी जगह पे पहले से पोसेस्ड हुई दो लड़कियों को भेजना बहुत गलत साबित होने वाला था वो फैमिली के लिए, जो उन्होंने अब तक सोचा भी नहीं था। सो आफ्टर ऑल ऑफ दैट वो फैमिली डिसाइड करती कि वो अपने घर को क्लिंस करे, और जबकि उनकी दोनों बेटियां वापस आएँ तो घर पूरा क्लिंस हो चुका और सिचुएशन कुड बी मोर बेटर, ताकि घर में कोई भी नेगेटिव पावर है तो वो बाहर निकल जाए सिस्टर्स के आने तक। देन वो फैमिली घर की क्लिंजिंग के लिए एक मास्टर को बुलाती है, जबकि मास्टर घर के करीब पहुंचते ही उनसे कहते हैं कि आपके घर के दरवाजे पर एक फॉक्स के स्पिरिट मौजूद है। सो बेसिकली क्या है ना कि फॉक्स क्योस का सिंबल है, फॉक्स इज ह्यूमन लाइफ पे डिफीट करती है। नाउ द प्रॉब्लम इज नॉट दैट फॉक्स, बस मास्टर ने कहा कि ये घर काफ़ी ज़्यादा हॉरिबल डीमन से भरा हुआ है। अगर वो फैमिली ज़्यादा देर यहाँ पर रही या कुछ और देर या कुछ और दिनों की बात है, अगर कुछ और दिन यहाँ पर रही तो ये डीमंस उनको खा जाएंगे, उनको मार देंगे, उनको ख़त्म कर देंगे। जिसके बाद मास्टर घर के अंदर गए ही नहीं, एंटर तक नहीं हुए, और वो बाहर से ही निकल गए। नाउ द थिंग इज़ वो फैमिली का बिलीव कुछ उस तरह का था कि वो अपने घर में छोटे से छोटे साइन को या फिर सिंबल को एक बहुत ज़्यादा सीरियस वार्निंग की तरह ले लेते थे। एंड उनका घर अगर देखा जाए वो इस तरह से बना हुआ था कि उनके घर के अंदर सनलाइट कहीं से भी एंटर नहीं कर सकती थी, कहीं से भी आ नहीं सकती थी। आई मीन टू से उनका घर कुछ इस तरह का था जो डीमंस और गोस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता था। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि अगर तुम्हारा खुद का घर या घर के आसपास कोई ऐसा घर है जो टी पॉइंट पर हो तो उस घर से दूर रहना, बिकॉज वो घर एक्चुअल में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और गोस्ट्स को अट्रैक्ट करता है, अगर तुम गुड और इवल में मानते हो तो। एंड इसी टी पॉइंट पर वो फैमिली का घर था, बिकॉज जो घर टी पॉइंट पर पड़े रहते हैं उनके अंदर इतनी नेगेटिव एनर्जी होने की वजह से जो वो इंसान उस घर में रह रहा है उसकी सोल थक जाती है, वो इंसान काफ़ी ज़्यादा वनरेबल हो जाता है। सो मास्टर ने काफ़ी दिनों तक वहाँ एक्सॉर्सिज्म्स किए, जिसके बाद फाइनली उन्होंने कहा कि ये घर क्लिंस हो चुका है। देन वो फैमिली ने घर को क्लिंस रखने के लिए
घर में काफ़ी ज़्यादा टेलिस्मानी पेपर्स एंड 9 इंसेन स्टिक्स को जलाना शुरू कर दिया। इंसेन स्टिक्स की ये जो सेम स्टिक्स होती हैं, ये डेटीज़ को बहुत खुश करने में काम आती हैं, लाइक गॉड इज़ द डेटीज़। और उन्होंने उन स्टिक्स के अरोमा को घर के अंदर रखने के लिए घर के सारे आउटलेट्स बंद कर दिए। उन्हें लगा कि वो तीनों बेटियों को वापस बुला सकते हैं एंड वो खुद भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और लाइट फील कर रहे थे। व्हाट डिड आई से? उन्हें लगा। नाउ तीनों वो सिस्टर्स पूरा 1 महीना मेडिटेशन करने के बाद अपने घर आते हैं। उन्हें लगा सब नॉर्मल हो चुका है, जितना बुरा होना था हो चुका, अब सब बेटर होगा। बट मैंने क्या कहा कि सिर्फ उन्हें लगा। सो एक रात अचानक से तीनों वो सिस्टर्स उठती हैं और आपस में इनविटेशन चैंटिंग करने लगती हैं। उनका बेसिकली ये कहना था कि ये घर उनका है ही नहीं, उन्हें अपने घर जाना है। ऑन दिस पॉइंट उनका दिमाग उनके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर जा चुका था। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और इनविटेशन बोलने से और रिपीट करने से होता ये कि आप अपना कर्ज इक्वली शेयर कर रहे हो उसके साथ जो इनविटेशन बोल रहा है। और ये वो फैमिली का जो कर्ज था वो एक शेयर्ड इल्यूजन बन चुका था। इनफैक्ट वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इतना सब करने पे भी, घर को क्लिंस करने के बाद भी ये सब कैसे हो रहा है। एंड वो फैमिली और ज़्यादा इंसेन स्टिक्स चलाने लगी। ऑन दिस पॉइंट इनविटेशन सब बोल रहे थे एंड सब इनविटेशन बोल रहे थे और एक क्योस फैला हुआ था। और इन सब शोर के बीच में मिस्टर वू उनकी तरफ देखता है एंड अनाउंस करता है, आई एम जेड एम्पेरियर। नाउ जो इन सब में एक सेन इंसान था वो भी अपना कंट्रोल खो चुका था। मिस्टर वू हैज़ ऑल्सो लॉस्ट हिज माइंड और उन्होंने कहा कि आई एम जेड एम्पेरियर। बेसिकली जेड एम्पेरियर एक ऐसी डिटी है जो पूरे यूनिवर्स पर अल्टीमेट कंट्रोल रखती है, जिन्हें काफ़ी कंपैशनेट, मर्सीफुल एंड फेयर माना जाता है। अब मिस्टर वू उनसे पोसेस्ड थे और ये सुनते ही मिस वू खड़ी हुई। वैसे ही उनकी तीनों बेटियां और मिस्टर वू तो अपना दिमाग खो चुके थे, अपनी सोल खो चुके थे। इतने में मिस वू खड़ी हुई और वो ये कहती हैं, आई एम द मदर क्वीन ऑफ वेस्ट। क्वीन मदर ऑफ वेस्ट वो दरअसल जेड एम्परर की वाइफ है। वो काफ़ी ज़्यादा एशियंट, पावरफुल गॉडेस हैं। बेसिकली क्वीन मदर ऑफ वेस्ट के पास क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन और डेथ का पूरा कंट्रोल है। नाउ मिस्टर वू जेड एम्परर है एंड मिस वू क्वीन मदर ऑफ वेस्ट है। और सबसे बड़ी बेटी क्वीन ऑफ मर्सी है और उससे छोटी बेटी 7th फेरी बन चुकी है, जो कि जेड और क्वीन की यंगेस्ट डॉटर है। एंड थर्ड वन डॉटर जो थर्ड प्रिंस बन चुकी है। अब इस पूरी फैमिली में बस इनके बेटी को छोड़कर बाकी सब प्रोसेस हो चुके हैं। एट दिस पॉइंट सब फैमिली मेम्बर्स ने अनाउंस कर दिया था कि वो अलग अलग डेटीज़ से पोसेस्ड हैं। और अगर देखा जाए तो वो अलग डेटीज़ ने सब फैमिली मेम्बर्स को एक एक करके पोसेस्ड कर लिया था। लेकिन इसी क्योस के बीच में एक आवाज़ आती है, आई एम द ड्रंकन मॉम। नाउ जो इस पूरी फैमिली में एक लौता सीन पर्सन था, अब वो भी पोसेस्ड हो चुका था। ना पूरी फैमिली का ये मानना था कि दे आर पोसेस्ड विद डिफरेंट बट विद द गुड डेटीज। बट द क्वेश्चन इज, अगर वो डेटीज गुड हैं तो वो किसी के साथ बुरा कैसे कर सकता है? और इस क्वेश्चन का जवाब था, इस सवाल का जवाब था मिस्टर वू के पास। नाउ सब अनाउंस कर चुके थे कि वो अलग अलग डेटी से पोसेस्ड हैं। सो मिस्टर वू का कहना था कि हम में से कोई एक है जो डीमन से पोसेस्ड है। वो डीमन किसी डेटी का नाम लेकर खुद को छुपा रहा है, वो खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा है। वो डीमन जिसके अंदर भी है वो खुद को प्रेजेंट नहीं कर रहा, वो किसी डेटी का नाम लेकर अपने आप को छुपा रहा है। और उस डीमन से बचाने के लिए सारी डेटीज़ एक साथ फैमिली के अलग अलग मेंबर्स में आ गई हैं। बेसिकली नाउ एक्चुअली मिस्टर वू वॉज जेड एम्पेरियर, तो उनकी बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता था। तो इस आइडिया को लेकर अब स्टार्ट होती है वू फैमिली की वर्स्ट अगली इक्विपमेंट्स। ना वू फैमिली ने अगले 2 महीनों तक उस डीमन को निकालने के लिए बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स उठाए थे, जिसकी वजह से उनकी बड़ी बेटी की डेथ हो गई। अब पुलिस के पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जिन्हें वो समराइज करके ये पता लगाना चाहती थी कि पिछले 2 महीनों में एक्चुअली क्या हुआ इस घर की 4 दीवारों में। पुलिस को 3 दिन लगे वो फैमिली को ढूंढने में, और वो कहाँ मिली? उसी मंदिर में जहाँ तीनों वू सिस्टर्स को भेजा था मेडिटेशन के लिए, मीन्स 5 फिंगर माउंटेन्स। और जब वो फैमिली को पकड़ा गया तो पुलिस ने नोटिस किया कि पूरी फैमिली की मेंबर्स की बॉडीज़ पर बर्न मार्क्स था, जैसा उनकी बड़ी बेटी की बॉडी पर था। जब वो फैमिली को पकड़ा गया तो मिस्टर वू कुछ बताने के लिए रेडी ही नहीं थे। उनका मानना था कि अगर वो कुछ बताते हैं पुलिस को तो वो डीमन पुलिस ऑफिसर जो इंटेरोगेट कर रहा है वो डीमन उसे हॉन्ट करने लगेगा।
बेसिकली अगर मिस्टर वू कुछ बताते हैं उस पुलिस वाले को तो कर्ज पास ऑन हो जाएगा। एंड मिस्टर वू यहाँ ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि उनमें से किसी ने भी उनकी बेटी को नहीं मारा। उस घर में उनकी बेटी को उस डीमन ने मारा जो उनकी बेटी के साथ अटैच था। एंड वियर्ड थिंग इज कि वू फैमिली को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अपनी बहन या अपनी बेटी के मर जाने पर दुखी हैं। वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स थे। अब पूरी वो फैमिली पुलिस को कुछ नहीं बताना चाहती थी, तो पुलिस ने उनकी तरह सोचना शुरू किया। उन्होंने एम्पेरियल रूलर्स का सहारा लिया और एक वुडन रूलर जिस पे डियटीज़ के टाइटल्स और स्कल्पचर्स बने होते हैं, ये रूलर बेसिकली ईवल स्पिरिट्स के अगेंस्ट घर क्लींस करने में काम आता है एंड ईवल स्पिरिट्स को एक स्पेसिफिक जगह से दूर रखता है। जबकि पुलिस इन ऐसी चीज़ों को मानती नहीं थी, पर उन्हें ऐसे स्टेप्स लेना ज़रूरी था बिकॉज उन्हें जानना था कि घर के अंदर एक्चुअली क्या हुआ है। और पुलिस का ये आइडिया काम कर गया और वो फैमिली ने बताना शुरू किया कि एक्चुअली क्या हुआ था उन 2 महीनों में घर के अंदर। नाउ इन लास्ट 2 महीनों में एक्चुअली वो फैमिली का घर हेल बन चुका था, पर जैसे तैसे वो फैमिली को डेस्परेटली उस डीमन को बाहर निकालना था। पूरा घर पोसेस था एंड इट वाज कंप्लीट केओस। उन्होंने वो हर चीज़ करना स्टार्ट कर दी जो डीमंस को बिल्कुल पसंद नहीं होती। घर के फ्लोर्स पे राइस और सॉल्ट स्प्रिंकल कर दिया एंड राइस और सॉल्ट ही था जो सबने नोटिस किया था सबसे पहले जो भी एंटर हुआ था घर के अंदर। और वो फैमिली टेलिस्मैनी पेपर्स का यूज़ कर करके अजीब अजीब सेरेमनी करने लगी थी और हर दिन वो घर के अंदर एक नए फैमिली मेम्बर को चूज़ करते थे और उसे नील करके लूज हैंड से मारा करते थे। बिकॉज वो फैमिली का मानना था कि किसी डीमन को किसी इंसान के अंदर से मार मार के ही निकाला जाता है। एंड राइस और सॉल्ट जो डीमंस बिल्कुल पसंद नहीं करते, जब वो फ्लोर पे डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो उन्होंने राइस और सोल्ट का पेस्ट बनाकर एक दूसरे पे लगाना शुरू कर दिया ताकि सोल्ट अपना काम करे और जिसके अंदर भी डीमन है वो निकल जाए। सब एक दूसरे को बारी बारी मारने लगे। फैमिली इंसेन स्टिक्स से एक दूसरे को चलाने लगी जिससे उनके स्किन के अंदर बर्न मार्क्स बन गए एंड स्किन में होल्स होने लगे। नाउ अब तक जो भी किया वो फैमिली ने, कोई रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा था। देन वो फैमिली एक डिसीजन पर पहुंचती है। उन्हें लगता है कि गॉड हो या डीमन, दोनों को साफ़ सफाई बहुत पसंद होती है कि क्यों ना फिर वो इतनी ज़्यादा गंदगी कर दें कि वो डीमन खुद ही निकल कर भाग जाए। तो इसलिए उन्होंने अपने घर की दीवारों पर ह्यूमन फेसेस लगाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि एक दूसरे को भी ह्यूमन फेसेस लगाना शुरू कर दिया। पर जब बाहर की गंदगी से काम नहीं बना तो उन्हें लगा कि हमें स्पिरिट्स को भी अंदर से गंदा करना पड़ेगा ताकि वो स्पिरिट छोड़ के भी भाग जाए। देन डाइनिंग पर भी ह्यूमन फेसेस और ह्यूमन सर्व होने लगा। वो फैमिली खाना छोड़कर बेसिकली ह्यूमन फेसेस खाने लगी। पिछले 1 महीने से ह्यूमन फेसेस खा रही थी। एट द एंड वो फैमिली ने पुलिस से कहा कि इस पूरे मास एग्जॉर्सिज्म में पूरी फैमिली इंजर्ड हुई है, ना कि सिर्फ उनकी बेटी, ना कि सिर्फ वो लड़की। और इस मास एग्जॉर्सिज्म की वजह से जो हम सब ने फेस किया, वो सब फेस करने की वजह से उनकी बेटी की सोल बॉडी में वापस नहीं आ पाई बिकॉज वही सबसे पहले पोसेस्ड हुई थी। सो इस वजह से उनकी बेटी की डेथ हो गई। सो आफ्टर द टॉर्चरस डेथ दे ऑल आर रिलैक्स्ड और उन्हें लगा कि उन्होंने पूरी वो फैमिली ने मिलकर उस डीमन को बाहर निकाल दिया। एग्जैक्टली। सो पुलिस के लिए ये सब सुन पाना और हैंडल करना काफ़ी मुश्किल था। देन पुलिस इमीडिएटली एक साइकेट्रिस्ट को बुलाती है और साइकेट्रिस्ट कंफर्म करती है कि इस पूरी फैमिली की मेंटल स्टेट पूरी तरह से स्टेबल है। ना किसी को कोई हेलुसिनेशंस आ रहे हैं, ना किसी के अंदर कोई स्किज़ोफ्रेनिया का साइन है। वो फैमिली वॉज कम्प्लीटली ओके। बट उनका एक कलेक्टिवली बिलीफ था फैमिली के अंदर किसी फैमिली मेम्बर का पोसेस होना। उनके इसी बिलीव ने उनकी बड़ी बेटी की जान ले ली। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर वो फैमिली मेंटली फिट है तो उस लड़की की डेथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो फैमिली पे चार्जेस लगाए गए बट कोर्ट में हटा दिए गए बिकॉज ऑफ उनकी बड़ी बेटी की डेथ किसी एक्सटर्नल इंजरी की वजह से नहीं बल्कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई है। एंड ये बात कोर्ट में क्लियर हुई कि उनकी बड़ी बेटी भी उतना ही बिलीव करती थी जितना वो फैमिली उन सब बातों को मानती थी। और काफ़ी टाइम तक लोगों को भी लगा कि वो फैमिली सच में पोसेस थी। बट अब जब से वो डीमन चला गया अब सब ठीक है। बट बेसिकली मेरा मानना ये है कि यहाँ एक मास साइकोलॉजिकल ब्रेक थ्रू हुआ है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी डेडफुल थे और काफ़ी डेडली थे। चाहे फिर वो सुपरस्टिशंस हो या चाहे फिर फैमिली का एक दूसरे से एक अगेंस्ट होना हो, इन दोनों सिचुएशन में टारगेट
उनकी बड़ी बेटी बनी। हाँ, सो वीडियो इज ओवर, बट एक मूवी है इनकटेशन, नेटफ्लिक्स पर है, तुम लोग देख सकते हो। वो इसी स्टोरी पे बेस्ड है। मुझे काफी अच्छी लगी और मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बना दूं। तुम देखना, तुम्हें बहुत अच्छी लगी। बाय।